किसान भाइयों नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर मिशुल चौहान है और मैं जीनस एबीएस की तरफ से आज फिर से आपके समक्ष नया टॉपिक लेके आया हूँ। तो आज हम बात करेंगे बेसिकली जेनाइटल प्रोलैप्स होता क्या है एंड इट्स मैनेजमेंट। इसकी मैनेजमेंट कैसे हम करते हैं फील्ड कंडीशंस में। तो अगर जेनाइटल प्रोलैप्स की बात करूं कि बेसिकली जेनाइटल प्रोलैप्स होता क्या है, तो अगर सिंपल भाषा में हम बात करें कि जब भी वल्बर लिप्स के थ्रू, जब भी वजाइना, सर्विक्स या यूट्राइन हॉर्न्स का पोर्शन वल्वर लिप्स के थ्रू बाहर को निकल जाता है, एक मास की फॉर्म में प्रोट्रूड आउट हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम जेनाइटल प्रोलैप्स बोलते हैं। ये कंडीशन हमें एडवांस गेस्टेशन, जो एडवांस प्रेगनेंसी में एनिमल्स होते हैं, उन एनिमल्स में बेसिकली देखने को मिलती है, जो कि 7 से 9 महीने के गाभिन एनिमल्स होते हैं, या जिन एनिमल्स ने रिसेंटली काव किया होता है, उन केसेस में हमें ये प्रोलैप्स की जो कि रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर है, ये कॉमनली उन एनिमल्स में हमें देखने को मिलता है। अगर मैं स्पीशीज की बात करूं तो कैटल, बफलो, शीप, गोट, ये सारी स्पीशीज में हमें जेनाइटल प्रोलैप्स देखने को मिलता है। तो जेनाइटल प्रोलैप्स के बेसिकली दो टाइप्स होते हैं। जब भी, अगर मैं बेसिकली ब्रॉड वे में बात करूं, पहला टाइप होता है सर्वाइकोवेजाइनल प्रोलैप्स और दूसरा टाइप होता है यूट्राइन प्रोलैप्स। तो सर्वाइकोवेजाइनल प्रोलैप्स मतलब जब वल्वर लिप्स के थ्रू सर्विक्स या वजाइना का पोर्शन मास की फॉर्म में एडवांस प्रेग्नेंट एनिमल्स में बाहर निकल जाता है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं सर्वाइकोवेजाइनल प्रोलैप्स। मतलब सर्विक्स और वजाइना का कुछ हिस्सा वल्वर लिप्स के थ्रू बाहर को मास की फॉर्म में लटक गया, प्रोट्रूड आउट हो गया। और ये कंडीशन जो है बेसिकली एडवांस प्रेग्नेंट एनिमल्स में मिलती है। काविंग के बाद ये कंडीशन हमें देखने को नहीं मिलती। ये हमें 7 से 9 महीने के जो गाभिन एनिमल्स होते हैं, कई बार उनमें हमें ये देखने को मिलती है। अगर इसका एक बेसिक रीजन हम बात करें तो इनकम्पिटेंस ऑफ वल्वर मसल्स या कंस्ट्रक्टर वेस्टिबुलाई मसल्स। मतलब कि जो भी वल्वर रीजन की मसल्स होती हैं, मांसपेशियां होती हैं, वो जब अच्छे से काम नहीं कर पाती, उनकी टोनिसिटी मेंटेन नहीं रहती, वो ढंग से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाती हैं, तो उस कंडीशन में ये सर्वाइकोवेजाइनल प्रोलैप्स हमें देखने को मिलता है। अगर मैं सर्वाइकोवेजाइनल प्रोलैप्स की डिग्री या स्टेजेस की बात करूं तो इसकी बेसिकली 4 डिग्री या 4 स्टेजेस होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ इट्स सिवियरिटी, कि ये कितना सीवियर है, कितना खतरनाक सर्वाइकोवेजाइनल प्रोलैप्स है, उसके बेसिस पे इसको क्लासिफाई किया गया है फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री एंड फोर्थ डिग्री। तो फर्स्ट डिग्री की अगर मैं बात करूं तो ये एक माइल्ड फॉर्म का प्रोलैप्स होता है सर्विक्स और वेजाइना का। इस कंडीशन में क्या होता है कि जब एनिमल बैठता है उस टाइम पे थोड़ा सा वेजाइना का कुछ मास वल्वर लिप से प्रोट्रूड आउट हो जाता है, और जब वो एनिमल खड़ा हो जाता है, जब एब्डोमिनल प्रेशर कम हो जाता है, तो वो ऑटोमेटिकली खुद ही जो है वो वेजाइना का पोर्शन खुद ही अंदर चला जाता है। तो ये इतनी सीवियर कंडीशन नहीं होती, लेकिन विद टाइम अगर इसको ट्रीट नहीं किया जाए तो ये सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री या फोर्थ डिग्री के रूप में खुद को कन्वर्ट कर लेता है। तो सेकंड डिग्री में क्या होता है, अब वेजाइना चाहे एनिमल खड़ा है चाहे बैठा है, वो वेजाइना जो है कॉन्स्टेंटली, जो वेजाइना का कुछ मास की फॉर्म में पोर्शन बाहर आया है, वो कॉन्स्टेंटली बाहर ही रहता है, और वो कंटिन्यूस इरिटेशन एनिमल में करने लग जाता है। उस जो भी वजाइना का पोर्शन प्रोट्रूड आउट होगा, बाहर रहेगा, वो कंटिन्यूस उसमें इरिटेशन होगी, डस्ट बैठेगी, डर्ट बैठेगी, उसकी वजह से देन वो कन्वर्ट होता है थर्ड डिग्री या थर्ड स्टेज में। उसमें क्या होता है, वजाइना के साथ साथ अब सर्विक्स का पोर्शन भी बाहर निकल जाता है वल्वर लिप से, और इस केस में प्रेग्नेंट एनिमल्स अबॉर्ट भी कर जाते हैं, और इस केस में हमें अबॉर्शंस भी देखने को मिलते हैं। और अगर इस कंडीशन पे भी इस सर्वाइकोवेजाइनल प्रोलैप्स को मैनेज नहीं किया जाए तो ये फोर्थ डिग्री या फोर्थ स्टेज की तरफ को चला जाता है, जिसको हम बोलते हैं फोर्थ डिग्री प्रोलैप्स या फोर्थ स्टेज प्रोलैप्स। इसमें क्या होता है, इसमें जो है, जो बाहर सर्विक्स और वेजाइना का पोर्शन बाहर रहेगा, उसमें डर्ट लगेगी, डंग लगेगा, यूरिन लगेगा, वो बैठेगा, उसकी वजह से कंटिन्यूस इरिटेशन होगी, और वो एरिया जो है सारा का सारा इन्फ्लामेशन, और उसकी वजह से वो नेक्रोसिस की फॉर्म लेने लग जाता है। वो सारा का सारा एरिया जो है सड़ने लग जाता है, डैमेज होने लग जाता है, और उसके डैमेज होने की वजह से वहाँ बैक्टीरियल और माइक्रोबियल लोड जो है वो बहुत बढ़ जाता है, और उसकी वजह से उस एनिमल में टॉक्सीमिया सेट हो जाता है, ब्लड में टॉक्सिन्स के लेवल बढ़ने लग जाते हैं। टॉक्सीमिया सेट होने की वजह से उस एनिमल में मल्टी ऑर्गन फेलियर भी हमें देखने को मिल सकता है, और विद इन 1 to 2 आवर्स वो इतना एक्यूट ये
कंडीशन होती है 4th डिग्री में जब एनिमल चला जाता है, विद इन 1 और 2 आवर जो है एनिमल हमारा उसकी डेथ हो जाती है और वो कोलैप्स कर जाता है। तो ये बहुत ही सीवियर और बहुत ही सीरियस कंडीशन है जिसको हमें एट द अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम पे रोकना होता है, उसकी मैनेजमेंट करनी होती है। अगर हम सर्वाइकोवेजाइनल प्रोलैप्स की इटियोलॉजी की बात करें तो वन बाय वन अगर हम डिस्कस करें तो सबसे पहले हाई ईस्ट्रोजेनिक डाइट्स, मतलब जब हम उसकी फीड या फॉडर में ईस्ट्रोजेनिक कंपाउंड्स या ईस्ट्रोजेनिक डाइट्स को बढ़ा देते हैं, जैसे सोयाबीन हम उसकी डाइट में इंक्लूड करने लग जाते हैं, सोया बेस्ड डाइट्स देते हैं, या लेग्यूमिनस फॉडर्स उसको फीड करने लगते हैं, जो लेग्यूम्स ग्रासेस होते हैं, क्लोवर्स होते हैं, जब हम उनका कंटेंट जो है उसकी फॉडर में या फीड में बढ़ा देते हैं तो उसमें क्या होता है, ये सारी ईस्ट्रोजेनिक डाइट जो है बाद में ईस्ट्रोजन हार्मोन की प्रोडक्शन करने लगती है, और ईस्ट्रोजन हार्मोन जब भी बॉडी में बढ़ेगा वो ब्लड वेसल्स की डायलेशन करेगा, यूट्राइन वेसल्स की डायलेशन करेगा, और वो मसल जो है डायलेटेड फॉर्म में चली जाएंगी, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं रह पाएंगी, टोनिसिटी मेंटेन नहीं कर पाएंगी। और अगर अगर यूट्रस या बच्चादानी की मसल्स में टोनिसिटी नहीं रही, वो डायलेट होगी, तो कहीं ना कहीं जो अंदर प्रेशर बना है वो प्रेशर से वो सारा का सारा यूट्रस या सारा का सारा सर्विक्स और वजाइना वो बाहर को प्रोट्रूड आउट हो जाती है। तो ये बहुत ही मेजर कारण है जिसकी वजह से कंडीशन देखने को मिलती है। देन पेरीवेजाइनल फैट डिपोजिशन, बहुत ही जो फैटी एनिमल्स होते हैं जब वो प्रेग्नेंट हो जाते हैं उनमें ये कंडीशन देखने को मिलती है कॉमनली। मतलब जब भी वजाइना के एरिया में फैट की डिपोजिशन हो जाती है तो वो यूट्राइन मस्कुलेचर को, मसल्स को वीक कर देता है, और फैटी डिपोजिशन की वजह से वो लिगामेंट्स भी लूज हो जाते हैं, और वो अंदर का जो सारा मांस है, वजाइना है, सर्विक्स है और अंदर बच्चादानी है, हॉर्न्स है, वो सारा बाहर को लटकने लग जाता है और बाहर को वल्वल लिप से प्रेशर की वजह से बाहर आ जाता है। देन एस्ट्रोजन का लेवल जब बढ़ जाता है, थर्ड पॉइंट, तो ये एस्ट्रोजेनिक डाइट्स से ही कोरिलेटेड है। या तो एस्ट्रोजेनिक डाइट्स हम देते हैं तब एस्ट्रोजन का लेवल बॉडी में बढ़ता है, या किसी ने एक्सोजीनसली एस्ट्रोजन हार्मोन को अगर एनिमल में एडवांस प्रेगनेंसी में दे दिया तो उस कंडीशन में भी ये हमें रेक्टल प्रोलैप्स या सॉरी जेनाइटल सर्वाइकोवेजाइनल प्रोलैप्स जो है देखने को मिलता है। देन वेजाइनल और वल्वर इंजरी, कभी भी किसी भी एनिमल में एडवांस प्रेगनेंसी में अगर वेजाइनल या वल्वर इंजरी हो गई तो उस केस में ये कंडीशन हमें देखने को मिलती है। इंक्रीज इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, जब भी हम किसी एनिमल में हाई फाइब्रस डाइट, बहुत ही ज़्यादा फाइबर वाली डाइट, बहुत ही ज़्यादा बल्की डाइट, कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट उसमें एडवांस गेस्टेशन में देने लग जाते हैं तो उसमें क्या होता है, उसका इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर जो है, पेट का जो प्रेशर है वो बढ़ने लग जाता है। ऑलरेडी उसके बच्चे की डेवलपमेंट काफ़ी हो चुकी होती है, और इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ने की वजह से वो बाहर को फोर्स लगाता है, और बाहर को कई बार जो है बच्चादानी का या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का कुछ पार्ट जो है वो बाहर को प्रोट्रूड आउट हो जाता है। ये सारे के सारे रीजन जो है सर्वाइकोवेजाइनल प्रोलैप्स में हमारे रहते हैं। तो जैसे कि हमने दूसरी बात की थी कि एक टाइप इसकी होती है सर्वाइकोवेजाइनल, जो सर्विक्स या वेजाइना का प्रोलैप्स होता है, जो कि एडवांस प्रेग्नेंट एनिमल्स में देखा जाता है। दूसरी टाइप अगर हम डिस्कस करें यूट्राइन प्रोलैप्स, यूट्राइन प्रोलैप्स जो है बेसिकली काविंग के इमीडिएट बाद होता है, जैसे ही उसने बच्चा दे दिया, गाय ने बच्चा देने के साथ साथ ही अंदर का जो यूट्रस है, जो जिसने बच्चे को खुद से अटैच किया था न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए, वो भी साथ के साथ बच्चे के साथ ही बाहर आ जाता है। बहुत ही सिवियर कंडीशन है, इसको भी अगर कंट्रोल नहीं किया जाए तो विद इन 1 और 2 आवर जो है एनिमल की डेथ हो जाती है। तो अगर हम यूट्राइन प्रोलैप्स की टियोलॉजी की बात करें तो ऑलमोस्ट ऑल टुगेदर सेम ही रहती हैं इन दोनों की टियोलॉजीज। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ टोनिसिटी, जैसे हमने बात की कि यूट्राइन मस्कुलेचर की टोनिसिटी मेंटेन नहीं रहती, उसके कॉन्स्ट्रिक्टर जो है इनकम्पिटेंस शो करने लग जाते हैं। जब भी यूट्राइन मस्कुलेचर टोन में नहीं रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट स्टेट में नहीं रहेगा, तो अंदर का मस्कुलेचर डायलेट हो जाएगा और अंदर के पार्ट्स कहीं ना कहीं वो बाहर को आने की कोशिश करेंगे, वो प्रोट्रूड आउट होने की कोशिश करेंगे। तो ये टोनिसिटी यूट्राइन मस्कुलेचर की कैल्शियम की डेफिशिएंसी में भी देखी जाती है। कैल्शियम जो है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस के लिए इंपॉर्टेंट होता है। जब भी कैल्शियम फास्फोरस का रेशियो बिगड़ता है या कैल्शियम की डेफिशिएंसी बॉडी में हो जाती है तो उस केस में लैक ऑफ टोनिसिटी हमें एनिमल में देखने को मिलेगी, और कहीं ना कहीं ये प्रीडिस्पोज करेगा उसको यूट्राइन प्रोलैप्स के लिए। देन दूसरा पॉइंट अगर हम डिस्कस करें, जब भी किसी एनिमल में डिस्टोकिया हो जाता है, चाहे वो बच्चे का साइज बड़ा है या मदर का जो भी एनिमल है उसकी जो उसकी मदर एनिमल है, जब उसका जैसे कि मदर एनिमल का जो
पेरिनियम का पार्ट है, अगर वो प्रॉपर साइज का नहीं है, जिसका हिसाब से उसका बच्चे की डेवलपमेंट है, तो उस केस में हमें डिस्टोकिया देखने को मिलता है। तो उस केस में हमें मैनिपुलेशन करके उस बच्चे को, काफ को बाहर निकालना पड़ता है। तो एक्सटेंसिव मैनिपुलेशन के बाद 2 या 3 घंटे की मैनिपुलेशन भी हमें करनी पड़ती है बच्चे का मदर का डिस्टोकिया रिलीव करने के लिए, बच्चे को रिट्रैक्ट करने के लिए। तो उस केस में क्या होता है कि एनिमल इतना एग्जॉस्ट हो जाता है, जो मदर है इतनी एग्जॉस्ट हो जाती है कि उसकी मसल्स में इनर्शिया हो जाता है, उसकी मसल जो है बिल्कुल फ्लैसिड स्टेट में चली जाती हैं ड्यू टू एक्सर्शन, ड्यू टू जो उसने एकदम से बहुत ज़्यादा जोर लगाया होता है। तो उस केस में मसल एक्सर्शन की वजह से वो बिल्कुल डायलेट स्टेट में चली जाती हैं, फ्लैसिड स्टेट में, और उस केस में हमें बच्चे की डिलीवरी के बाद एकदम से प्रोलैप्स देखने को मिलता है। इसके अलावा कई बार हम मैनिपुलेटिव इंटरवेंशंस करते हैं कि अब हमने 1 या 2 घंटे वेट किया, प्लेसेंटा बाहर नहीं आया, और हमने मैनुअली उस प्लेसेंटा को खींच दिया, और वो अभी उसकी अटैचमेंट्स जो थी वो अंदर यूट्रस के साथ कनेक्टेड थी, जुड़ी हुई थी, और हमने जब प्लेसेंटा को खींचा तो मैनुअली, तो उसके साथ साथ जो है यूट्रस भी बाहर आ गया। तो ये कंडीशन भी बहुत कॉमन है, फील्ड में देखी गई है। तो हमने ऐसा बिल्कुल नहीं करना होता है, इसका हमने ध्यान रखना कि मैनुअल इंटरवेंशन से हमने कभी भी प्लेसेंटा को रिमूव नहीं करना है। कहीं ना कहीं ये प्रीडिस्पोज कर सकता है यूट्राइन प्रोलैप्स की कंडीशन को। मतलब दूसरी बात, जब भी बच्चा लंबे टाइम तक वेजाइनल कैनाल में फंसा रहता है, डिस्टोकिया हो जाता है, तो उसके लिम्स की मूवमेंट की वजह से वेजाइनल कैविटी में, वेजाइनल कैनाल में कंटिन्यूस इरिटेशन वो बच्चे के पार्ट्स करते हैं, और कंटिन्यूस इरिटेशन होगी तो एनिमल जो है स्ट्रेन करेगा, उसमें टेनेस्मस देखने को मिलता है। टेनेस्मस मतलब उसकी जो है एक्सटेंसिव कॉन्ट्रैक्शंस, एक्सटेंसिव फोर्सेस वो एनिमल लगाएगा जोर से, और जब भी वो एक्सटेंसिव कॉन्ट्रैक्शंस लगाएगा उस केस में बहुत चांसेस होते हैं कि अंदर का जो यूट्रस जो है फ्लैसिड स्टेट में पड़ा है, वो साथ के साथ कॉन्ट्रैक्शन के साथ ही सर्विक्स के थ्रू बाहर बल्बर लिप्स के थ्रू वो प्रोट्रूड आउट हो जाता है। तो ये सारी की सारी टियोलॉजिकल कंडीशंस जो हैं यूट्राइन प्रोलैप्स में हमारी रहती हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी मैनेजमेंट। जैसे कि मैंने डिस्कस किया कि 1 या 2 घंटे के अंदर अगर इस प्रोलैप्स की कंडीशन की मैनेजमेंट नहीं की जाती है तो वो एनिमल विद इन 1 और 2 आवर जो है वो कोलैप्स हो सकता है। तो बेसिकली 3R प्रिंसिपल हम इसकी मैनेजमेंट में फॉलो करते हैं: रिडक्शन, रिप्लेसमेंट एंड रिटेंशन। तो वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे। रिडक्शन, तो रिडक्शन में बेसिकली हम क्या करते हैं कि जो भी जो भी हमारे रिप्रोडक्टिव ट्रैक है, जैसे सर्विक्स है, चाहे वेजाइनल कैविटी है, चाहे यूट्राइन हॉर्न्स है, जो भी पार्ट बाहर आता है, जब वो बाहर आके लटक जाता है, हैंग करने लग जाता है, तो कहीं ना कहीं कंटिन्यूस इरिटेशन की वजह से उसमें इन्फ्लेमेशन सेट होने लग जाती है आफ्टर सम टाइम। और इन्फ्लेमेशन सेट होगी तो एडिमा भी उसमें सेट हो जाता है, उसमें जो है फ्लूइड भरने लग जाता है। तो आप देखते हैं कि जब वो बाहर आया था तो वो बहुत छोटा था, और धीरे धीरे विद टाइम जो है वो इंक्रीज, खुद को मास जो है इंक्रीज करने लग जाता है, उसमें एडिमा सेट हो जाता है। तो उसको फिर से वापस रिपोज बैक करना बहुत मुश्किल है, इसलिए हमें उसके एडिमा को कम करना होता है, उसके जो फ्लूइड उसमें फिल होता है उसको रिड्यूस करना होता है बेसिकली। तो उसके लिए हम सबसे पहले उस एनिमल में एपिड्यूरल एनेस्थीसिया लगाते हैं। एनेस्थीसिया हम इसलिए लगाते हैं कि जो कंटिन्यूस एनिमल स्ट्रेन कर रहा है, उसको जो पेन हो रही है, उस स्ट्रेनिंग को, उसकी कॉन्ट्रैक्शंस को हम रोक सकें, और हम अपनी मैनुअल इंटरवेंशन उस कंडीशन में कर सकें। एपिड्यूरल एनेस्थीसिया के बाद हम उसकी रिडक्शन करते हैं। रिडक्शन हम करते हैं कोल्ड वाटर थेरेपी से। कंटिन्यूस 2 या 3 घंटे तक हमें बिल्कुल ठंडे पानी से उस प्रोलैप्स्ड मास को धोना होता है, उसको कंटिन्यूस पाइप से, कंटिन्यूस सप्लाई से वाटर थेरेपी करनी होती है ठंडे पानी से। जिससे क्या होगा कि जो ब्लड वेसल्स हैं उसके एरिया में जो डायलेट हुई हैं, जिनकी वजह से एडिमा सेट हुआ है, वो कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाती हैं, कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, और जो फ्लूइड भरा है वो विद टाइम जो है कम होने लग जाता है और कॉन्ट्रैक्ट स्टेट में आ जाता है। तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट स्टेट में आ जाएगा उसके बाद हम उसको फाइनली माइल्ड एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से धोएंगे। दूसरी चीज़, वो जब भी ये मास बाहर आता है तो उस टाइम पे क्या होता है, प्रेशर की वजह से जो यूराइनल ब्लैडर की स्फिंक्टर की ओपनिंग है वो बंद हो जाती है। तो इस कंडीशन में एनिमल का जो ब्लैडर है वो ब्लॉक हो जाता है और वो यूरिन पास नहीं कर पाता है। तो हमेशा जब भी ऐसी कंडीशन हो जाए, आप इस यूरिन जो प्रोलैप्स मास है उसको ऊपर उठा के यूराइनल ब्लैडर की ओपनिंग को लोकेट करिए, और वहाँ पे कैथेटराइजेशन उसकी करिए, ताकि जल्दी से जल्दी हम उस ब्लैडर को इवैक्यूएट कर सकें, खाली कर सकें, ताकि हमारे को स्पेस बन जाए, हम इसको रिपोज बैक जो है प्रोलैप्स मास को कर सकें। उसकी वॉशिंग और कोल्ड थेरेपी के बाद हम उस पर हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस की
एक पूरी लेयर बनाते हैं जिससे कि अंदर का फ्लूइड जो है वो हाइग्रोस्कोपिक सॉल्यूशन जो हमने बनाया है उसको अब्जॉर्ब कर ले और उसको साइज को रिड्यूस कर दे। तो इसके लिए हम 50% डेक्स्ट्रोज सॉल्यूशन यूज़ करते हैं और फाइनली उसको लुब्रिकेट करके हम रिड्यूस करके उसके अंदर रिपोजिट बैक कर देते हैं, उसकी रिपोजिशन करते हैं। तो वल्वर रीजन के नियर बाई का एरिया सबसे पहले रिपोज बैक होता है। उसके बाद फिस्ट के सहायता से हम पहले वेंट्रल साइड का प्रलैप्स अंदर करते हैं, फिर हम अकॉर्डिंगली डॉर्सल साइड का प्रलैप्स अंदर करते हैं। जब वो अंदर हम उसको रिपोज बैक कर देते हैं, उसके बाद हम बहुत 5 से 10 लीटर पानी जो है ल्यूक वार्म वाटर जो है अंदर पाइप के साथ उसमें अंदर डाल सकते हैं ताकि वो अंदर अपनी पोजीशन पे रिप्लेस बैक हो जाए, रिपोजिशन उसकी अच्छे से हो जाए। और आफ्टर सम टाइम उस पानी को हम साइफन आउट कर सकते हैं, ड्रॉन आउट कर सकते हैं। उसके बाद रिपोजिशन के बाद हमें उसको रिटेंशन अंदर करनी होती है ताकि अब हमने उस कंडीशन को ठीक तो कर दिया लेकिन वो अपनी जगह पे टिका रहे, वो दोबारा रियकरेंस उसकी ना हो प्रलैप्स की। तो रिटेंशन के लिए हम हार्मोनल थेरेपी जो है एनिमल्स को देते हैं, उसमें हम ऑक्सीटोसिन और कैल्शियम थेरेपी मेनली उन एनिमल्स में देते हैं। तो वो क्या करते हैं, जो कि एनिमल्स की सेकेंडरी यूट्राइन इनर्शिया की वजह से एक्सर्शन हुआ था, मसल्स की टोनिसिटी खत्म हो गई थी जिसकी वजह से प्रोलैप्स बाहर आया था, उसको हम मैनेज कर सकें और उसकी टोनिसिटी को बेसिकली ये हार्मोन्स क्या करते हैं, उसकी टोनिसिटी उनकी यूट्राइन जो मसल्स हैं उनकी टोनिसिटी को फिर से रिज्यूम करते हैं और उसकी टोनिसिटी को रिज्यूम करके वो मसल्स जो है कॉन्ट्रैक्शन करना स्टार्ट कर देती हैं ताकि और फिर वो अपनी पोजीशन पे रिप्लेस बैक हो जाता है और अंदर रिटेंशन उसकी हो जाती है। इसके अलावा हम कुछ और फील्ड में टेक्निक्स यूज़ करते हैं उसकी रिटेंशन के लिए, जैसे वल्वर ट्रस या रोप ट्रस हो गया या बूनर सूचर्स हो गए। तो अगर आप फोटोग्राफ्स में देखेंगे वल्वर ट्रस हम उसके एब्डोमिनल लंबर एरिया में लगाते हैं और वो पूरा वल्वर लिप्स पर प्रेशर डाल के रखती है रोप ट्रस एक रस्सी की फॉर्म में। तो जब भी वो प्रेशर लगा के रखेगी तो अंदर का मांस जो है बाहर नहीं आ पाएगा। दूसरा, अगर आप बूनर सूचर्स देखें, बूनर नीडल के थ्रू हम एक पतली सी रोप जो है वल्वर लिप्स के अराउंड पास करते हैं और नीचे एक नॉट लगा के उसके स्पेस को कम कर देते हैं ताकि ये स्पेस जो है मैनेज हो जाए और इतना ही स्पेस बचे कि एनिमल नॉर्मली यूरिनेट कर ले, लेकिन अंदर का जो प्रोलैप्स मास है अगर वो इरिटेशन करे भी तो स्ट्रेनिंग के बाद बाहर ना आए। उतना ही स्पेस हम बूनर सूचर करके 2 या 3 उंगलियों तक का स्पेस हम छोड़ते हैं ताकि एनिमल नॉर्मली यूरिनेट कर जाए लेकिन प्रोलैप्स मास बाहर ना। तो ये जो मैनेजमेंट है इन कंडीशंस में, प्रोलैप्स कंडीशन में हम करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज का टॉपिक मेरा यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।